एक नंबर बोलता हूँ, 943 करोड़ रुपीस। इतना पैसा पंप हुआ था इंडियन इकोनॉमी के अंदर जब दिलजीत पाजी ने 14 शोज लगाए थे 13 सिटी के अंदर, जिसमें 3.2 लाख टिकट्स उन्होंने सेल करी थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारेगामा और EY की रिपोर्ट्स कह रही है। और दूसरी तरफ आप या आपको कोई फ्रेंड भी स्पॉटिफाई और iTunes पे गाने को रिलीज कर रहा है, थोड़े बहुत व्यूज भी आ रहे हैं, बट पैसा पता है कितना बन रहा है? इतना। सेम इंडस्ट्री, सेम क्वालिटी का म्यूजिक, बट स्टिल पैसों में इतना डिफरेंस क्यों? आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज समझाने वाला हूं कि IPRS, PPL, सिंक डील्स और 2012 के अंदर ऐसी क्या चीज हुई थी जिसने पूरे बॉलीवुड म्यूजिक को हिला के रख दिया था। बिगिनर टू एडवांस हर एक चीज को कवर करने वाला हूं, और अगर आप एंड तक रुकोगे तो एक वो गलतियां भी बताऊंगा जो कि हर एक बेडरूम आर्टिस्ट करता है और अपने मेजर इनकम सोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, एक गाना पैसे बनाता किस तरीके से है। तो गाने को आप दो तरीके में तोड़ सकते हो। एक होता है गाने का मास्टर, एक होता है गाने की कॉम्पोजिशन, और इन दो तरीके से ही गाने से पैसे को क्रिएट करा जाता है। कॉम्पोजिशन यानी कि गाने की मेलोडी, गाने के लिरिक्स, गाने की ट्यून। तो जितने भी लोग इसको क्रिएट करते हैं गाने के अंदर, उनके पास कॉम्पोजिशन राइट्स होते हैं, और इसका लीगल नेम है पब्लिशिंग राइट्स, जो कि कंपोजर और लिरिसिस्ट के पास होता है। दूसरा होता है मास्टर, यानी कि जब एक गाने के ऊपर वोकल रिकॉर्डिंग करी जाती है, प्रोडक्शन करी जाती है, मिक्सिंग मास्टरिंग करी जाती है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है उससे जो पैसा बनता है वो होता है हमारे गाने का मास्टर। और यूजुअली मास्टर के जो राइट्स होते हैं वो लेबल्स यूजुअली अपने पास रखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही प्रोडक्शन पे, मिक्सिंग मास्टरिंग पे, रिकॉर्डिंग पर पैसा लगाया होता है। बट यहीं पे अगर इन तीनों चारों चीज़ों पे आपने खुद से पैसा लगाया है तो आप अपने गानों के मास्टर्स खुद ओन करते हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक गाना है ब्राउन मुंडे। तो ब्राउन मुंडे गाने को बनाने के लिए किसी ने लिरिक्स लिखे होंगे, किसी ने उसकी धुन लिखी होगी, किसी ने उसको कंपोज करा होगा, राइट। बट अब उसी गाने के अंदर प्रोडक्शन भी हुई है, रिकॉर्डिंग भी हुई है और मिक्सिंग मास्टरिंग भी हुई है। तो ये जो रिकॉर्डिंग, प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग है, इसकी मदद से तो हमारा फाइनल गाना बना है। इसलिए जो फाइनल गाने के जो मास्टर्स के जो राइट्स हैं वो रखता है रन अप रिकॉर्ड्स। बट यहीं पे AP ढिल्लों, गुरिंदर गिल, शिकंदा पे इस गाने के कॉम्पोजिशन राइट्स हैं, यानी कि पब्लिशिंग राइट्स हैं। बट एक मजे की बात बताऊं, ये जो रन अप रिकॉर्ड्स है ये इन्हीं लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है, यानी कि लेबल भी खुद का, आर्टिस्ट्री भी खुद की, और ये गाने को पूरा खुद से ओन करते हैं। इसलिए अगर आप नोटिस करोगे कि AP ढिल्लों जो अपने गाने से पैसे को जनरेट कर पाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है कंपैरिजन टू एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने अपने मास्टर राइट्स ऑलरेडी लेबल को दे दिए। तो पैसा तो दोनों कमा रहे हैं, बट यहाँ पे क्योंकि ये आर्टिस्ट मास्टर राइट्स भी ओन करता है और कॉम्पोजिशन राइट्स यानी कि पब्लिशिंग राइट्स भी ओन करता है, इसलिए ये ज़्यादा पैसे बनाते हैं उसी गाने से। और बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ इसी तरीके से ऑपरेट करा जाता था, यानी कि बड़े बड़े फिल्म के प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक के लेबल ओनर्स आते थे और किसी म्यूजिक डायरेक्टर को बोलते थे कि भाई म्यूजिक को क्रिएट कर दे, और उस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को कोई रॉयल्टीज नहीं दी जाती थी, ना ही मास्टर रॉयल्टीज दी जाती थी, ना ही कॉम्पोजिशन रॉयल्टीज दी जाती थी। सिर्फ और सिर्फ एक टाइम काम करने की फीस दी जाती थी और वो पूरे गाने को ओन कर लेते थे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, यार अगर लेबल ओनर ने गाने को ओन कर लिया, उस गाने के एटलीस्ट कॉम्पोजिशन राइट्स तो उस डायरेक्टर के बनते हैं, उस सिंगर के बनते हैं, उस लिरिसिस्ट के बनते हैं? नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री इस तरीके से काम ही नहीं करा करती थी। सारे राइट्स रख लेती थी और उस लेबल ओनर या फिर फिल्म के प्रोड्यूसर के पास सारे पैसे आते थे, यानी कि अगले 30 साल तक वो गाना अगर 1 करोड़ रुपए कमाए या 30 करोड़ रुपए कमाए, वो सारा का सारा पैसा फिल्म के प्रोड्यूसर या लेबल के ओनर के पास जा रहा होता था। और आर्टिस्ट को क्या मिलता था? सिर्फ एक वन टाइम फीस। बट ये सिस्टम के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है और बहुत सारे आर्टिस्ट को वो पता ही नहीं होता, और इसलिए जब भी आज भी वो मुंबई जाते हैं या फिर जब भी किसी लेबल के साथ काम करते हैं तो उनका हमेशा कटता है। और ये क्या चीज़ है, अगर वीडियो को थोड़ा और आगे तक देखोगे तो इन डेप्थ तरीके से समझाऊंगा। अब एक गाना खुद से पैसा तो बनाता नहीं है, एक्चुअल में हम जो कंज्यूमर्स हैं, जो गाने को सुनते हैं, वो ही पैसा देते हैं। यानी कि आप जब स्पॉटिफाई की 120 रुपये पर मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें से जो 30% पैसा होता है ओवरऑल, वो कंपनी अपने पास रखती है अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने रेवेन्यूज़ के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए, अपने सैलरीज के लिए। अब जो वो 70% बच जाता है, वो सारा का सारा पैसे को
वो दो हिस्सों में तोड़ती है। उस 70% का जो 80% है वो जाता है मास्टर राइट्स के पास, और जो बचा हुआ 20% है वो जाता है पब्लिशिंग राइट्स के पास। इंडिया के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स loudest.in की 2025 की दिसंबर की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर आपका गाना 1 मिलियन स्ट्रीम्स मारता है तो आप कहीं ना कहीं 66,000 रुपीज स्पॉटिफाई से जनरेट कर रहे होते हो। अब इन पैसों में से मास्टर जो शेयर है वो जाता है लेबल ओनर के पास, बट अगर आपने खुद से इंडिपेंडेंटली गाने को रिलीज करा हुआ है CD बेबी, ट्यूनकोर या डिस्ट्रीब्यूट से, तो वो थोड़ा सा कट रखेंगे और जो पैसा बचेगा मास्टर का वो आपको ला कर दे देंगे। अब इसमें से जो दूसरा सेक्शन है गाने का, पब्लिशिंग शेयर, वो इंडिया के अंदर IPRS, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक शेयर का पैसा कलेक्ट करके अपने पास रख लेती है और आपको वहां पे रजिस्टर करना पड़ता है उस पैसे को क्लेम करने के लिए। बट अगर आपने अपने आप को IPRS पे रजिस्टर नहीं करा हुआ तो आपके गाने का मास्टर शेयर तो शायद आपके पास आ रहा है, बट पब्लिशिंग शेयर कहाँ जा रहा है वो किसी को नहीं पता। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड यूजर नहीं हो IPRS के ऊपर, तो आपका जो पब्लिशिंग शेयर बनता है वो लैप्स हो जाता है, वो खत्म हो जाता है और आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। और आपके गाने का जो 20% एक मेजर चंक था, क्योंकि आपने एक छोटा सा फॉर्म फिल नहीं करा, वो पूरा का पूरा पैसा लैप्स हो जाता है। अब इसको और इन डेप्थ से समझने के लिए चलते हैं हमारे सेक्शन 3 पे और कुछ ऐसी सोसाइटीज के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए हमेशा से खड़ी थी आपका पैसा बनाने के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 4 चीजों के नाम जिसको नोट्स में लिखकर अभी बैठ जाना, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो कुछ नहीं, अपने पैसे वेस्ट करवा रहे होगे। सबसे पहले हम बात करेंगे IPRS की, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन परफॉर्मेंस राइट सोसाइटी। ये ऑर्गेनाइजेशन 1969 में रजिस्टर हुई थी, वो भी गवर्नमेंट के सेक्शन 33 के अंदर। और इस सोसाइटी के जो चेयरमैन है वो एक बहुत ही फेमस पर्सन है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिनका नाम है जावेद अख्तर, जो कि 2017 से लेके अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है। एंड IPRS ने 2024 से 25 के अंदर 741 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट करा था, जिसमें से 81% तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमिंग रॉयल्टीज से ही था। भाई स्ट्रीमिंग रॉयल्टी सच में इतनी बड़ी चीज है ना, बट पता नहीं क्यों जितने भी कंपोजर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, उसको साइड में रख देते हैं। तो IPRS एक्चुअल में करता क्या है? तो आपका गाना जब स्पॉटिफाई पे प्ले होता है, iTunes पे प्ले होता है, रेस्टोरेंट में प्ले होता है, क्लब्स में प्ले होता है, जिम में प्ले होता है, तो उस गाने से जितनी भी पब्लिशिंग का जो शेयर जनरेट होता है वो लाकर कलेक्ट करके आपको देती है, और इस पूरे के पूरे रेवेन्यू को क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूट भी करा जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई IPRS पे रजिस्टर करना का कोई कॉम्प्लेक्स तरीका है, लॉयर को पकड़ना पड़ता है? नहीं, तो बहुत ही सिंपल काम है, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए का एक फॉर्म फिल करना है और आपका एक गाना ऑलरेडी रिलीज होना चाहिए, उसका लिंक उधर सबमिट करना है एंड आप भी IPRS सोसाइटी के एक मेंबर बन सकते हो। टी सीरीज ने भी 2023 के अंदर IPRS ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था, और उससे पहले सोनी म्यूजिक, यूनिवर्सल और सारेगामा भी IPRS का पार्ट है। बट आज भी यशराज फिल्म और जी म्यूजिक IPRS का पार्ट नहीं है। तो अगर आपको याद हो, मैंने बोला था मैं 4 चीजें बताने वाला हूं, तो मैंने IPRS को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बट अभी भी 3 चीजें रह गई है। बट जो उसमें से तीसरी चीज है वो एक सिंगर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो दूसरी सोसाइटी है उसका नाम है PPL, यानी कि पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड। अब ये सोसाइटी उन आर्टिस्ट के लिए जो अपने गाने के मास्टर्स को ओन करते हैं और लेबल ओनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सोसाइटी का काम है कि जब भी आपका गाना क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में, जिम में प्ले होता है, तो उस गाने से जो पब्लिक परफॉर्मेंस रॉयल्टीज जो जनरेट होती है वो कलेक्ट कर लाकर आपको दे। बट इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि 2014 के अंदर ये सोसाइटी ने अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो छोड़ दी थी, यानी कि अपनी कॉपीराइट सोसाइटी को सरेंडर कर दी थी, और आज तक ये एक लीगल डिस्प्यूट में ही चल रही है। जो तीसरी सोसाइटी है उसका नाम है नोवेक्स कम्युनिकेशन, और ये एक्चुअल में PPL का एक कॉम्पिटिटर ही है। इसका भी काम वही है कि मल्टीपल जगहों से रॉयल्टीज को कलेक्ट करके लेबल ओनर्स या मास्टर ओनर्स को लाकर देना। यानी कि अगर आप एक कमर्शियल वेन्यू को चला रहे हो तो आपको IPRS की रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होगी, आपको PPL या नोवेक्स कम्युनिकेशन की भी रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी, और ISA-MRA की भी रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। तो आपको खेल समझ आया कि अगर आपका गाना कभी भी कमर्शियली वेन्यू में बज रहा है, तो जैसे हमने बात करी थी, आपका गाना 2 तरीके से पैसे को जनरेट करता है, एक है मास्टर शेयर, एक है आपका पब्लिशिंग शेयर। तो जो आपका पब्लिशिंग शेयर है वो तो IPRS ला के कलेक्ट करके आपको ला कर दे रही है, पर जो आपका मास्टर शेयर है, जब आपका गाना कहीं कमर्शियल वेन्यू में प्ले हो रहा है, तो वो पैसा नोवेक्स या PPL आपको ला कर दे रही है। बट अब ये
ISA MRA क्या है इसको समझ लेते हैं। तो जो हमारी चौथी सोसाइटी है उसका नाम है ISA MRA, इंडियन सिंगर एंड म्यूजिशियन राइट एसोसिएशन। ये बेसिकली क्या करती है, हर एक सिंगर और आर्टिस्ट को उसके राइट्स ढंग से मिल रहे हैं या नहीं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है सेक्शन 38A के अंदर। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे 4 सोसाइटीज एक आर्टिस्ट, एक सिंगर को हेल्प कर सकती है और ज़्यादा पैसे को बनाने के लिए अपने उसी म्यूजिक से। बट अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो के अंदर थोड़ी देर पहले ये बोला था कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ आगे जाकर बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने पैसे को गंवाना नहीं चाहते। और ऑलरेडी बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे सिंगर्स को इसी वजह से एक्सप्लॉयटेशन झेलनी पड़ती है। तो 2012 से पहले इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। होता क्या था, किसी भी लिरिसिस्ट, कंपोजर, प्रोड्यूसर, किसी को भी हायर करा जाता था, उसको उसकी वन टाइम फीस पे करी जाती थी, टाटा बाय बाय बोल दिया जाता था और उस गाने को यूज़ करके बहुत बार मल्टीपल तरीक़ों से पैसे को जनरेट करा जाता था। और ये सिर्फ और सिर्फ पूरी गेम लेबल ओनर्स खेलते थे। बट 2012 के अंदर IPRS ने एक ऐसा एक्ट लेकर आया जिसने ये बोला कि भाई अगर आप गाने के कॉन्ट्रैक्ट में आए जो मर्जी लिख लो, आप मास्टर राइट्स तो लेकर जा सकते हो क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है, बट पब्लिशिंग का जो शेयर है आप वो एक्चुअल लिरिसिस्ट, कंपोजर और धुन बनाने वाले से नहीं छीन सकते, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हो। इसका मतलब ये है, लेट्स से आपने एक आर्टिस्ट के लिए काम करा, उसको 50,000 के अंदर बीट बनाकर दे दी। आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ था कि भाई जब मैं बीट को बना रहा हूँ तो पूरी ओनरशिप तेरी। बट क्या हुआ, उसका गाना बहुत फेमस हो गया, मल्टीपल टीवीज में आ गया, रेडियोज में आ गया, कहीं कहीं जगह चला गया और बहुत ज़्यादा पैसे बना रहा है, वो उसके पास जा रहे हैं सारे पैसे। बट चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या ना लिखा हो, पब्लिशिंग शेयर का जो 50% राइट है या जो भी उसके अंदर परसेंटेज बैठती है वो आपको तो ज़रूर मिलेगा। तो 2012 के अंदर ये म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया था, क्योंकि अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपसे उस आर्ट को क्रिएशन के प्रोसेस का जो पैसा बनता है वो शेयर कभी भी नहीं छीना जा सकता। तो कल को अगर आप किसी लेबल के साथ काम कर रहे हो और वो आपको बोल रहा है कि मैं तो भाई एक टाइम फीस दे रहा हूँ, उसके बाद मैं गाना खरीद लूँगा, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई तू मास्टर रॉयल्टीज़ तो ले सकता है, वो तो मैं तेरे से मना नहीं कर रहा, बट पब्लिशिंग का जो शेयर है वो तो मेरा बनता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मर्जी लिखा हो। और अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो बहुत सारी सोसाइटीज़ है जिनके पास आप जा सकते हो हेल्प के लिए। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक गाना सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पैसे नहीं बनाता, मल्टीपल तरीके से पैसे बनाता है। और बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट्स के चक्कर में आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो और अपने पूरे गाने की ओनरशिप छोड़ देते हो। तो अब आपको एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि एक गाने के 2 टुकड़े हैं, एक है मास्टर शेयर, एक है पब्लिशिंग शेयर। मास्टर शेयर आप तभी ओन करते हो जब आप एक्चुअल में उसको ओन करते हो, बट अगर आप किसी लेबल के थ्रू गाना रिलीज करते हो तो ये तो आपने अपने हाथ से खो दिया। बट जो पब्लिशिंग शेयर है वो शेयर आपसे कोई नहीं ले सकता। और जब भी आप लोग अपने म्यूजिक को रिलीज करते हो डिस्ट्रो के, ट्यून को और इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म की मदद से, IPRS का फॉर्म फिल करना बिल्कुल मत भूलना। 1200 रुपये लगते हैं, एक बार कर देना, ताकि कम से कम जो आपका पब्लिशिंग शेयर मिल रहा है वो तो आप तक पहुंच जाए।